नमस्कार मित्रों, कंटिन्यू करते हैं निशांस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर इस पेपर के दूसरे भाग को। आज का जो पेपर हिंदी का हुआ है उसका दूसरा भाग वह पार्ट जिसमें शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस आपके सामने होंगे। और जैसा मैं स्टार्टिंग से बताता आ रहा हूँ, प्रयास हम पूरा 100% कर रहे हैं कि बिल्कुल सही और सही भी है, लेकिन जो ही प्रश्नों का आकार बढ़ेगा, उत्तरों का आकार बढ़ेगा। हमने इसमें प्रिंटेड कुछ भी नहीं डाल रखा, आप लोगों को केवल अपना पेपर चेक करना है ये बताने के लिए। और किस तरह आप लोगों ने पेपर दिया होगा, पेपर आप दे चुके, अच्छा दिया होगा, लेकिन मैच कर सकते हैं कि मैंने क्या लिखा। ज्यादा चिंता की जरूरत नहीं है, हो सकता है आपने बहुत अच्छी भाषा में लिखा हो, हम जो बता रहे हैं उससे अच्छी भी हो सकती है। तो आप केवल समझदारी इसी में है कि आप ये देखो कि इनका उत्तर क्या क्या बन सकता है और क्या क्या, क्योंकि हिंदी में बिल्कुल फैक्ट तो एक जैसी लाइनें तो मिलेगी नहीं, तो आप केवल उत्तर की ओर बढ़ने पर ही अपने आप को सही मान सकते हैं। पत्रकार कितने प्रकार के होते हैं, प्रकार लिखते हुए उनकी परिभाषा लिखिए। देखो, पत्रकार 3 प्रकार के होते हैं मोस्टली। एक तो जो है पूर्णकालिक इसमें होगा पूर्णकालिक पत्रकार, परमानेंट जो होते हैं। एक होते हैं अंशकालिक, जो कुछ समय के लिए किसी मैगजीन या न्यूज़पेपर के साथ जुड़ते हैं। और एक होते हैं फ्रीलांसर किसी भी पत्र पत्रिका के साथ में जुड़ सकते हैं। पूर्णकालिक, अंशकालिक और फ्रीलांसर। अब देखो, आप सोच रहे होंगे कि एक तो प्रश्न ये पूछा कि कितने प्रकार के होते हैं, प्रश्न के नंबर है 2, तो 1 नंबर तो आपका आ गया है ना। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। कौन कौन से? ये प्रकार लिखते हुए उनकी परिभाषा लिखिए। पूर्णकालिक पत्रकार वो पत्रकार है जो परमानेंट किसी अखबार के साथ जुड़ा हुआ रहता है, उसके अलावा उसका किसी से कोई कांटेक्ट नहीं होता, पूर्णकालिक कहलाता है। जो कुछ समय के लिए किसी अखबार से जुड़ता है, किसी न्यूज़पेपर से जुड़ता है, वो अंशकालिक पत्रकार। और फ्रीलांसर वो पत्रकार होते हैं जो एक ही समय में अलग अलग अखबार वालों से अपनी इच्छा के अनुसार जुड़ सकते हैं, अलग अलग जगहों से वेतन उठा सकते हैं, ये फ्रीलांसर होते हैं। तो ये बहुत सीधा सा इसका आंसर है। अगर आपको ये बातें आ गई तो इनकी परिभाषाएं आराम से लिखी जा सकती है। 5वां प्रश्न इस तरह से पूरा हो जाता है। 6ठे प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। लेखक ने महामारी की रात्रि में विभीषिका को ललकार कर चुनौती देने वाली शक्ति को ढोलक के माध्यम से किस प्रकार वर्णित किया है। तो हम फणीश्वर नाथ रेणु के इस पाठ में हमने पढ़ा था कि पहलवान जो था, उस पहलवान की ढोलक विपरीत परिस्थितियों में महामारी से लड़ रहे गांव में संजीवनी शक्ति भरने का काम करती थी। ये निश्चित है कि ढोलक की आवाज में बुखार हटाने का गुण नहीं है, बीमारियों से लड़ने की शक्ति नहीं है, लेकिन विपरीत परिस्थितियों में, दुखों में, संघर्षों में लोगों को जीने का साहस देने का काम करती थी वो पहलवान की ढोलक। लुट्टन सिंह पहलवान की ढोलक से लोगों की स्पंदन शक्ति सुनने, स्नायुओं में भी बिजली दौड़ जाया करती थी। पढ़ा होगा किताब में, है ना। अर्धमृत स्पंदन शक्ति सुनने, स्नायुओं में बिजली दौड़ जाया करती थी। तो ये सब आया है उसमें। तो रात्रि की भीषणता को ताल ठोक कर ललकारती थी पहलवान की ढोलक। अगला प्रश्न है, बादल राग कविता में क्रांति आकांक्षी वंचितों के प्रतिनिधित्व की अनुगूंज को स्पष्ट कीजिए। बादल राग कविता में बताया है कि विप्लव रव से छोटे ही ये शोभा पाते। ये इतनी सी लाइन इसके उत्तर के लिए पर्याप्त है। इसमें बताया कि क्रांति की आकांक्षा रखने वाले वंचितों की प्रतिनिधित्व की अनुगूंज है। क्या बताया? आपके मेजर पेपर में याद करो, जो सोल्व करवाया था उसमें था कि विप्लव रव से छोटे ही ये शोभा पाते। छोटे ही शोभा पाते अर्थात छोटे छोटे जो पौधे होते हैं वह जो है वह क्रांति के समय डरते नहीं है। क्रांति में डर उन्हीं को लगता है जो शोषक वर्ग है, शोषित वर्ग को नहीं लगता। तो यहाँ पर वंचितों की पक्षधरता जो है इसमें उद्घाटित हुई है। सिंधु सभ्यता के आकार की भव्यता के स्थान पर कला की भव्यता दिखाई देती है। पाठ के आधार पर लिखिए। सिंधु घाटी सभ्यता में जो भी चीजें मिली वो मोस्टली छोटे आकार की मिली। बड़े बड़े मंदिर, महल, मठ, यानी न तो वहां पर
तंत्र के प्रतिमान बहुत बड़े बड़े थे, न वहां पे धर्म तंत्र के प्रतिमान बड़े थे, न तो मंदिर बड़े थे, न बड़े बड़े भव्य प्रासाद मिले। यहाँ तक कि राजा के मुकुट पर जो एक मुकुट, राजा के शीश पर जो मुकुट है उससे छोटे सिर पेच की भी कल्पना नहीं की जा सकती, अर्थात वो भी बहुत छोटा मिला। इससे कहा जा सकता है कि वहां पर आकार की भव्यता के स्थान पर कला की भव्यता थी, कला बड़ी जोरदार थी, आकार बड़ा नहीं था। जूझ कहानी के लेखक के अनुसार दादा के जीवन शैली की दिनचर्या के बारे में लिखिए। दादा क्या करता था, खुद तो खेतों में काम नहीं करता था। दत्ताजी राव देसाई के मड़ा को छोड़ने के बाद में, मैं एजिटीज लाइनें उठा रहा हूँ, तब से वो कुछ भी काम धाम नहीं करता है, बाजार में इधर उधर बैठता है, काफी समय रखमाबाई के यहाँ पर गुजार देता है। कुल मिलाकर वो आवारा सांड की तरह गांव में घूमता रहता है। ये उसकी जीवन शैली थी। ये बात लेखक और लेखक की मां ने दत्ताजी राव देसाई को भी बताई थी, और बीवी बच्चों को काम में लगाए रखता है, ये सारी बातें आ गई थी। तो कुल मिलाकर ये हुआ आपका ब पार्ट। अब ब पार्ट के बाद में बढ़ रहे हैं स पार्ट की ओर। जितना ज्यादा इसमें हो जाए फिर एक तीसरे पार्ट में आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि आपको केवल बताना जरूरी है। अब आप लोग कर चुके, लेकिन अपनी स्थिति का आप आकलन स्वयं कर सकते हो। स जिसमें है प्रश्न 10 से 13, 60 से 80, 6 से 8 लाइन और 14-15 के उत्तर क्रमशः 100 शब्दों में लिखिए। तो नील जल में या किसी की गोर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो, उषा कविता के आधार पर इस पंक्ति को स्पष्ट कीजिए। तो देखो, जब आपको 60 से 80 शब्दों में बताना है तो पूरा स्पष्ट करना पड़ेगा। कविता बहुत छोटी सी है। इसमें बताया, प्रात नभ था बहुत नीला, शंख जैसा भोर का नभ, राख से लीपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। स्लेट नहीं, इससे पहले है कि शिला पर किसी ने लाल केसर से जैसे, है ना, लाल केसर से जैसे चट्टान को धो दिया गया हो, और उसके बाद स्लेट पर या लाल कड़िया चाक मल दी हो किसी ने, और नील जल में या किसी की गोर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो। कुल मिलाकर के प्रातः काल का पल पल परिवर्तित होता स्वरूप कवि शमशेर बहादुर सिंह ने बताया, जिसमें प्रातः कालीन लालिमा के बाद सने सने उसमें परिवर्तन होता जा रहा है। उसमें पहले रक्तिम रेखाएं जो है वो आकाश में पड़ती है, सबसे पहले चमक आती है, ऐसा लगता है जैसे किसी ने राख से किसी चौके को लीप दिया गया है जो अभी गीला पड़ा हुआ है। फिर क्या होता है, फिर उसमें रक्तिम लाइनें आ जाती है, कतार आ जाती है। फिर उसके बाद में क्या होता है, रक्त रश्मियों के बाद में पूरी तरह से वो आकाश कैसा हो जाता है, लाल हो जाता है। नीले रंग पे लाल प्रकाश केवल रक्तिम आभा है। और उसके बाद में ये होता है कि उस आकाश में से जो ही सूर्य निकलने के पहले की स्थिति भयंकर चमक होती है, ऐसी लगती है जैसे आकाश तो नीला जल हो और किसी की गोरी झिलमिल काया उसमें से हिल रही हो। जैसे गांव पे पनघट पर पानी भरने जाती हुई किसी गोरी नायिका की काया उस पानी के जल में इस तरह से हिल रही हो, ऐसा आभास तब होता है जब सूर्योदय होता है। कितना लिख सकते हो आप, कोई ज्यादा नहीं है। और किसी की पीड़ा को बहुत बड़े दर्शक वर्ग तक पहुंचाने वाले व्यक्ति उस पीड़ा के प्रति स्वयं संवेदनशील हो जाते हैं। इस कथन में प्रकट वर्तमान युग की विडंबना को कविता के संदर्भ में समझाइए। किस संदर्भ में आपको लेना है? कैमरे में बंद अपाइज, कैमरे में बंद अपाइज कविता है, किसकी है? रघुवीर सहाय की। कैमरे में बंद अपाइज कविता में ये बताया गया है कि किस तरह से एक अपाइज को दूरदर्शन संचालक और कैमरामैन दोनों प्लान करते हैं कि हम किस तरह से एक दुर्बल को कमरे में लाएंगे और उससे कुछ इस प्रकार के प्रश्न पूछेंगे कि वह धीरे धीरे रोने लग जाएगा, और जब वो रोने लग जाएगा तो हमारी टीआरपी बढ़ेगी, क्योंकि हमारे देश की जनता इमोशनल है। अगर अपाइज रोया तो दर्शक भी रोएंगे और हमारा काम हो जाएगा, हमारा जो व्यावसायिक लक्ष्य है वो पूरा हो जाएगा। यहाँ पर देखो कि किसी की पीड़ा को दृश्य संचार माध्यम के साथ प्रदर्शित करने वाले को स्वयं भी संवेदनशील होना चाहिए। लेकिन वर्तमान युग की कौन सी विडंबना है, कौन सा दुर्भाग्य है
है ना। दुर्भाग्य ये है कि जिसको उस अपाहिज के प्रति संवेदनशील होना चाहिए वो खुद ही उसके साथ पूरी संवेदनहीनता के साथ व्यवहार कर रहा है, ये इस कविता में बताया गया है। हम इन्हें पानी नहीं देंगे तो इंद्र भगवान हमें पानी कैसे देंगे? किसने कहा? दीदी ने कहा, जीजी ने किससे कहा? लेखक से कहा। कौन से पाठ का है? इसमें काले मेघा पानी दे, काले मेघा पानी दे किसका है? फणीश्वर नाथ, नहीं फणीश्वर नाथ रेणुका पहलवान की ढोलक। काले मेघा पानी दे जो है, इस पाठ में ये बताया है कि अगर हम इन्हें पानी नहीं देंगे तो ये कैसे पानी देंगे? काले मेघा पानी दे धर्मवीर भारती का है। धर्मवीर भारती ने इसमें ये बताया है कि हम इन मेंढक मंडली जिसे लोग कहते थे, जिसे लोग इंद्र की सेना कहते थे, उनके ऊपर पानी नहीं डालेंगे। तो लेखक के इस कथन के आधार पर हमारे सांस्कृतिक विश्वास के समर्थन में अपने विचार व्यक्त कीजिए। क्या कि हमारे देश में आस्थाएं, मान्यताएं, रीति रिवाज और परंपराएं इस तरह की है कि हम लोगों की आस्था के कारण कई सारी रीतियां, कुरीतियां हमारे समाज में बसी हुई है, लेकिन विश्वास का अपना एक सामर्थ्य होता है। इस बात को बताने का प्रयास धर्मवीर भारती जी ने किया है, क्योंकि एक तरफ लेखक किशोरावस्था के दौरान अपने आप को वैज्ञानिक विचारधारा का मानता है, तो दूसरी तरफ जीजी अपने आप को धार्मिक विचारधारा की मानती है। दोनों के बीच अंतर द्वंद्व होता है, लेकिन जीजी का ये कथन जो है, क्योंकि विश्वास का भी अपना सामर्थ्य होता है, हमारा धर्म, हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति और भारत की जनता, इन सब में इस तरह की स्थितियां पाई जाती है। तो कुल मिलाकर के और सांस्कृतिक विश्वास का समर्थन हमारा देश करता है। माल बिछा रहता है और उसका मन अड़िग रहता है। कौन सा पाठ? बाजार दर्शन जैनेन्द्र कुमार का। इस कथन के आधार पर लेखक के बाजारवाद की भावना को लिखी है। कुल मिलाकर के यहाँ पर इसमें किसकी चर्चा की गई है? किसका मन अड़िग रहता है? चूरण वाले भगत जी की चर्चा है जैनेन्द्र कुमार के निबंध में, बाजार दर्शन में, कि चूरण वाले भगत जी जाते हैं तो जीरा और काला नमक पंसारी की दुकान से सहज भाव में लेकर के आ जाते हैं। पूरा बाजार उनके लिए चाहे बिछाए तो बिछा रहे। चांदनी चौक की का आमंत्रण उन पे बेकार हो जाता है। चौक की चांदनी दाएं बाएं भूखी की भूखी फैली रह जाती है। इस कथन के आधार पर लेखक ने बाजारवाद की भावनाओं को क्या बताया? इस कथन के आधार पर लेखक बाजारवाद किसे कहता है? लेखक बाजारवाद कहता है अनावश्यक तरीके से लोग जो वस्तुएं खरीदते हैं उसके कारण बाजार में महंगाई बढ़ती है, उपभोक्ताओं का शोषण होने लगता है। ऐसे बाजार मानवता के लिए विडंबना है। इस बात को बताने का प्रयास जैनेन्द्र कुमार ने किया है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं मित्रों। नेक्स्ट में है, मिक्सचर मत पिलाइए गुरुदेव, चाय मट्ठी लड्डू बस इतना ही तो सौदा है। कौन से पाठ का? सिल्वर वेडिंग का। इस कथन के आधार पर कहानी के पात्र यशोधर बाबू की भीतरी मन की सहानुभूति के संबंध में नई पीढ़ी के संदेश को लिखिए। देखो किस तरह से ये पूरा पाठ ही पीढ़ियों के अंतराल को संबोधित करता है। इसमें एक जो नया नया बाबू आया था, चड्ढा, है ना, इसमें नाम भी आया, क्या है? चड्ढा। चड्ढा जो बाबू आया उसने कहा, चड्ढा ने कहा कि बाबूजी आज तो आपकी सिल्वर वेडिंग है, आपकी शादी को 25 साल हो गए, तो आप कुछ चाय पानी वगैरह तो बनता ही है। उन्होंने 10 का नोट दिया भी सही, पर उन्होंने कहा कि चाय मट्ठी लड्डू बस इतना ही तो चाहिए। 10 का नोट तो बाद में दिया, फिर उसके बाद 20 रुपए और दिए, 30 रुपए में पूरा नाश्ता वगैरह सब हो जाए। तो कुल मिलाकर कहानी के पात्र यशोधर बाबू की भीतरी मन की सहानुभूति के संबंध में, यशोधर बाबू इन रीति रिवाजों को नहीं मानते थे। उन्होंने कहा है तो अंग्रेजों के गोरे साहबों के चोचले हैं, हम लोग थोड़ी ये सिल्वर वेडिंग वगैरह मानते हैं। तो इस तरह उनके अंतर मन में एक द्वंद्व छिपा हुआ था कि किस तरह नई पीढ़ी और पुरानी पीढ़ी के बीच कितना अंतराल आ गया है। एक जमाना था जब हम किशन दा को ऑफिस के अंदर भाई साहब नहीं कहते थे, बॉस कहते थे, सर कहते थे। तो इस तरह की बातें, और एक तरफ ये है कि नया नया आया हुआ जो चड्ढा है वो इतनी धृष्टता से उनसे बात कर रहा है।
भैंस चराते चराते मैं फसलों पर जंगली फूलों पर तुकबंदी करने लगा। कविता रच लेने के आत्मविश्वास को लेखक की धारणा के आधार पर स्पष्ट कीजिए। यहाँ पर वह है जूझ कविता, जूझ कहा सॉरी आत्मकथात्मक उपन्यास का जो अंश है जूझ आनंद यादव का, उसमें उन्होंने बताया कि मैं जब कविता लिखने की जब आदत मेरी लग गई थी, मराठी के अध्यापक सौंदलगेकर साहब से मिलने के बाद उनसे अपनापन हो गया था। धीरे धीरे कविता लिखने की आदत डल चुकी थी और अब तो मुझे काम करते हुए भी अच्छा महसूस होता था, अकेलापन भी अच्छा लगता था। पहले अकेलापन अच्छा नहीं लगता था। तो वो भैंस चराते तो भैंसों पर ही लिखने लग जाते, फसलों पर जंगली फूलों पर भी तुकबंदी करने लगा। छोटी छोटी लाइनें बना करके तुकांत शब्दावली का प्रयोग करते हुए कविताएं लिखने लगा। तो इस तरह से उसके मन में आत्मविश्वास बढ़ा। एक बात और आपको लिखनी है कि वो अध्यापक, उन्होंने मालती के फूलों की बेल पर एक कविता लिखी है। वो कविता और वो मालती के फूल वो दोनों ही मैंने देखे हैं, तो इसीलिए मुझे लगा कि ये कवि लोग भी अपने जैसे हार्ड मास के व्यक्ति होते हैं। धीरे धीरे मेरे अंदर भी आत्मविश्वास का संचार हुआ और मैं भी कविताएं लिखने। तो बढ़ते हैं 13वें प्रश्न की ओर। 13वें प्रश्न में दिया हुआ है, इसमें बताया गया है कि मोहनजोदड़ो ताम्र काल के शहरों में सबसे बड़ा है। किसकी बात है? मोहनजोदड़ो की। ताम्र काल वो वाला समय था जिस समय तांबे की खोज हो चुकी थी। और इस कथन में सभ्यता और संस्कृति में वर्तमान स्थितियों में जिंदगियों के प्रति पुरातात्विक जानकारी के को पाठ के आधार पर लिखिए। देखो, पुरातत्व के वो शहर जिनमें मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की बात की गई है, इनकी बात करें तो मोहनजोदड़ो जो शहर था उस जमाने में उसकी जनसंख्या 85,000 थी, आज से 5,000 साल पहले। अब ये सभ्यता और संस्कृति की जब बात करोगे तो वहाँ किस प्रकार से मिट्टी के औजार मिले, मनके मिले, किस प्रकार से पत्थर के औजार मिले, किस प्रकार से तांबे के औजार, हथियार दोनों मिले। लेकिन हथियार वहां पर उस मात्रा में नहीं मिले जिस मात्रा में आमतौर पर किसी राजतंत्र में पाए जाते हैं। तो सभ्यता संस्कृति की बात करोगे, जल वहां पर पर्याप्त होता होगा, इसलिए वहां पर नहरें पूरी सभ्यता में नहीं मिली। हो सकता है सब कुछ अनुमान के आधार पर होता है पुरानी सभ्यताओं की खुदाई में। हो सकता है वर्षा बहुत ज्यादा मात्रा में होती हो, या हो सकता है वर्षा अचानक होना बंद हो गई हो, इस कारण वहां धीरे धीरे वो संस्कृति लुप्त हो गई हो। ऐसी बहुत सारी बातें आप इसमें लिख सकते हो। आधुनिक किस्म के अजनबी लोगों की भीड़ को देखकर यशोधर बाबू अंधेरे में ही दुबके रहे। सिल्वर वेडिंग पार्ट की बात है। वर्तमान में परिवर्तन से हाशिए पर धकेले जाते मानवीय मूल्यों की मूल संवेदना कहानी के आधार पर लिखी है। देखो, वर्तमान स्थितियां ये है कि लोग परंपराओं से ज्यादा आधुनिकता को महत्व दे रहे और उस आधुनिकता के चक्कर में मानवीय मूल्यों का धीरे धीरे पतन होना शुरू हो गया है। यशोधर बाबू जब अपने ही घर में पहुंचे, है ना, तो अपने ही घर में कई सारे लोगों को देख करके, लोगों को, उनकी पत्नी को, उनके बच्चों को आधुनिकाओं से या आधुनिक लोगों जैसा आचरण करते देख करके वो खुद अंधेरे में बैठे रहे। शर्म के मारे तब आए जब वो बहुत सारे लोग उनमें से चले गए थे। तो ये बात वर्तमान मूल्यों, मानवीय मूल्यों और आधुनिकताओं के बीच द्वंद्व को उद्घाटित करती है। इसमें आराम से लिखा जा सकता है। संपादकीय लेखन में दायित्व किस पर निर्भर होता है? संपादकीय लेखन का दायित्व संपादक पर होता है। कोई एक उदाहरण लिखिए। जैसे किसी भी विषय पर कोई संपादकीय लिखा जाता है। संपादकीय अखबार का जो एडिटर जनरल होता है, जो संपादक होता है, वो संपादक अपनी कलम से एक कॉलम में कुछ न कुछ लिखता है। तो जैसे किसी भी एक विषय के ऊपर आप संपादकीय लिख सकते हो, कोई भी एक विषय लेकर के या उसके संदर्भ में बात बताई जा सकती है। विशेष लेखन के क्षेत्र खेलों के बारे में पत्र पत्रिका में लिखने वालों को किन किन बातों की जानकारी होनी चाहिए, विस्तार पूर्वक समझाइए। अब देखो, विशिष्ट लेखन में विज्ञान पत्रकारिता, खेल पत्रकारिता, खोजी पत्रकारिता, पीत पत्रकारिता, वॉचडॉग पत्रकारिता, कई प्रकार की पत्रकारिताएं होती है जिनमें
खेल पत्रकारिता के बारे में लिखने वाली किन किन बातों की जानकारी उसको हो, तो लिखने वालों को खेलों के संबंध में शब्दावली की जानकारी होनी चाहिए, खुद को खेल की पूरी डिक्शनरी मालूम होनी चाहिए, खुद को खेल से जुड़े हुए नियम मालूम होने चाहिए और खेलों का क्या महत्व है, खेल क्यों आवश्यक है, इन सब बातों की जानकारी यदि खेल पत्रकार को होगी तो वह निश्चय एक अच्छा खेल पत्रकार बन सकता है। संबंधित विषय की जानकारी का होना सबसे महत्वपूर्ण है। ये वाला प्रश्न मित्रों सबसे सरल वाले में से दे दिया। मैं तो ये मानता था कि आलोक धनवा का कवि परिचय तो आना ही नहीं चाहिए, क्योंकि आलोक धनवा, मैं बहुत संक्षिप्त बातें कर रहा हूँ। आलोक धनवा 1948 में इनका मुंगेर बिहार में जन्म हुआ। मुंगेर बिहार में इनका जन्म होता है। मैं इनकी बात क्यों नहीं करना चाहता था ये भी बता देता हूँ। इसलिए नहीं करना चाहता था क्योंकि सबसे छोटा परिचय 1948 मुंगेर बिहार में आलोक धनवा का। उसके अलावा आलोक धनवा के बारे में देखो 1972 में इनका पहला काव्य संग्रह कल पहली बार उन्होंने लिखना शुरू किया, लेकिन उनका एकमात्र काव्य संग्रह 1998 में प्रकाशित हुआ जिसका नाम था दुनिया रोज बनती है। एकमात्र काव्य संग्रह। इस कविता में आई हुई एक कविता, पतंग कविता भी इस दुनिया रोज बनती है का एक हिस्सा है। एक बात, भागी हुई लड़कियां, ब्रूनो की बेटियां, महत्वपूर्ण बातें हैं। भागी हुई लड़कियां और ब्रूनो की बेटियां, इनसे इनकी प्रसिद्धि हुई। बहुत कम लिखा, बहुत कम में बहुत अच्छा लिखा और इसीलिए इनका परिचय वैसे ही बहुत छोटा हो जाता है। आलोक धनवा का परिचय इतना आपने लिख दिया पर्याप्त होता है। फणीश्वर नाथ रेणु की जब भी बात आएगी, आंचलिक उपन्यासों की बात आएगी। जन्म आपको पता है 1921, ओराई हिंगना बिहार में इनका जन्म हुआ था। इनका भी बिहार में, इनका भी बिहार में, दोनों बिहार वालों का आ गया, जबकि ज्यादातर उत्तर प्रदेश वाले हैं। आपके फणीश्वर नाथ रेणु का एक पार्ट है पहलवान की ढोलक। ये आंचलिक उपन्यासकार थे। अंचल को ही नायक बना करके इन्होंने लिखा। ऋणजल धनजल जो है इनका एक प्रसिद्ध वो ऐसा संस्मरण है, एक रिपोर्टाज है ना, रिपोर्ट और उसको मनोरंजनात्मक तरीके से पेश करना। और अगर आपको चलो बहुत सारी बातें नहीं भी आए, मैं इनको बहुत शॉर्ट में ले रहा हूं। अगर मान लो ये भी तुम्हें ऋण जल धन जल, चलो ये भी आपको मान लो बहुत कम चीजें याद रहे, तब भी आप ये कह सकते हो कि रिपोर्टाज और संस्मरण के क्षेत्र में इनका अति महत्वपूर्ण योगदान है। और फणीश्वर नाथ रेणु का जो मेला आंचल है, वो मेला आंचल आजादी की कहानी, आजादी के बाद विकास शहरों की ओर होना शुरू हो गया था, जबकि गांव की स्थितियां, गांव की धूल भरी पगडंडियों को देख करके कवि के मन में विचार आया कि किस तरह से जिसको आप आंचल कह सकते हो धरती माता का, वो गांव की सस्य श्यामला धरती होती है, वो अभी भी मेला है। इन बातों को लिख करके संक्षिप्त में आप इसको पूरा कर सकते हो। ऐसे और भी बातें हैं, लेकिन यहाँ लिखने का केवल आपको मैं बता रहा हूँ इन बातों को। अब देखो ये भी पूछा तो कितना इजी पूछ लिया। इस पद्यांश की सप्रसंग व्याख्या करनी है, तो सबसे पहले तो आपको बार बार बताया गया था और पहले भी आप लोगों ने, आशा है पहले पढ़ भी रखा होगा। उसमें यही है कि आप संदर्भ एवं प्रसंग लिखें। संदर्भ और प्रसंग अलग अलग न लिखें, संदर्भ एवं प्रसंग। अब संदर्भ और प्रसंग में तो आएगा, ये तो इतना सा तो आपको पता लग ही गया होगा कि ये पंक्तियां हरिवंश राय बच्चन की है ना। तो आप लिखोगे प्रस्तुत पद्यावतरण हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह के हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखित पाठ आत्म परिचय से लिया गया है, जिसमें ये तो बात हो गई संदर्भ की। अब प्रसंग की बात है, किस प्रसंग में ये बात कही गई है कि अपना परिचय देते हुए वह दुनिया को क्या क्या बता रहे हैं, और उन्होंने क्या कहा कि दुनिया जो स्वार्थी है, जो छल कपट वाली है, उसको देख करके अंतर्मन में पीड़ा होती है। इस बात को कहते हुए
क्या कहते हैं, अब आपकी व्याख्या यहाँ से शुरू हो जाती है। व्याख्या में मैं जला हृदय में अग्निदाह करता हूँ, अर्थात संसार के लोगों को देख करके मेरे हृदय में क्रोध की अग्नि प्रकट होती है, फिर भी मैं सुख और दुख दोनों में मग्न रहता हूँ। चाहे दुनिया कितना ही कष्ट दे, मैं सुख हो या दुख हो दोनों में मस्त रहता हूँ। जग भव सागर तरने को नाव बनाए, अर्थात ये संसार के लोग संसार रूपी सागर से पार जाने के लिए सुख सुविधाओं का सहारा लेते हैं, लेकिन मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ। मैं तो इस संसार रूपी सागर की लहरों पर मस्ती से बहता रहता हूँ, अर्थात सुख सुविधाओं का सहारा नहीं लेता, किसी का अवलंबन नहीं लेता। मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ। उन्माद मतलब नशा है। लोग जिस जवानी के उन्माद में, जवानी के नशे में रहते हैं, वैसे मैं भी उस उन्माद में जीता हूँ और उस जवानी की मस्ती में अवसाद, एक दुख भी मेरे अंदर होता है, जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। अर्थात कवि की पत्नी का देहांत हो चुका है और उसको याद करते हुए कवि ने कहा है कि जो जब मुझे उसकी बातें याद आती है, वो चांदनी रातें जहां बैठकर किया करते थे कभी प्यार भरी बातें, जब वो बातें याद आती है तो बाहर से हंसता हूँ, पर जब मुझे पता लगता है कि वो इस दुनिया में नहीं रही तो मैं भीतर ही भीतर रोने लगता हूँ। इसमें से विशेष में भी आप लिख सकते हो। देखो बातें बहुत सारी है, आपको केवल पेपर आप दे चुके, आप अपना आकलन कर लो, इसलिए बताया जा रहा है। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि भव सागर में रूपक अलंकार है, संसार रूपी सागर है ना। और ये भव मोजे जो है इनमें प्रतीक, देखो एक तो है प्रतीकात्मक भाषा शैली का प्रयोग, तीन तो काफी होते हैं विशेष में। सबसे पहले सरल सादगी पूर्ण भाषा का प्रयोग है, प्रतीकात्मक भाषा शैली का प्रयोग है, भव सागर में रूपक अलंकार है। तीन बातें तो वैसे ही हो गई। और ये प्रतीकात्मकता, ये संसार रूपी सागर की लहरों पर मस्ती से बहना, है ना। तो इस तरह से, और यहाँ पर चौथे नंबर पे लिख सकते हो, कवि के अंदर के जो द्वंद्व हैं उनका भी उल्लेख किया गया है। फिर अगली ये उससे ज्यादा, ये भी लगभग सरल सी है कि ऊपर से ठीक ठाक, अंदर से न तो उसमें कसाव था न ताकत। बात ने जो एक शरारती बच्चे की तरह मुझसे खेल रही थी, मुझे पसीना पहुंचते देखकर पूछा, क्या तुमने भाषा को सहूलियत से बरतना कभी नहीं सीखा। कौन सी है? कुंवर नारायण की पंक्तियां हैं। तो भाई सबसे पहले आप उसमें संदर्भ एवं प्रसंग में तो ये लिखोगे कि प्रस्तुत पद्यावतरण हमारी पाठ्य पुस्तक के कुंवर नारायण द्वारा उद्धृत पाठ कविता नहीं, कविता के बहाने से नहीं, बात सीधी थी पर कविता से ली गई है, जिसमें उन्होंने बताया कि किस तरह हम कोई भी बात कहने के लिए सरल से शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन अगर हम शब्दों की जटिलता में फंस जाएंगे तो हमारा कहा गया जो कथन है उसका अर्थ स्पष्ट नहीं होगा। उसकी बात की गई है, व्याख्या में है कि अगर हमने जबरदस्ती कोई शब्द किसी में रख दिया है तो ऊपर से वो ठीक ठाक दिखाई देगा, लेकिन अंदर से न तो उसमें कसाव होगा न ताकत होगी। बात ने जो एक शरारती बच्चे की तरह मुझसे खेल रही थी, यहाँ बात का मानवीकरण आ गया, लेकिन मानवीकरण आने के साथ साथ मानवीकरण आने के साथ साथ शरारती बच्चे की तरह पूछा है। शरारती बच्चे की तरह अगर समान बता दिया तो उपमा का प्रयोग भी यहाँ पर हुआ है। तो वह क्या पूछा? मुझसे खेल रही थी, मुझे पसीना देखकर पूछा। उस बात ने पूछा, क्या तुमने भाषा को सहूलियत से सुविधाजनक तरीके से बरतना कभी नहीं सीखा, है ना। कि भाषा को जिस प्रकार के लोगों से बात करनी है उस प्रकार के लोगों में उसी भाषा का उल्लेख करना चाहिए, उसी भाषा के सहारे आपको अपने विचारों की अभिव्यक्ति करना आवश्यक है। अगर आप भाषा को फैशन का माध्यम समझोगे तो आपकी कही गई बात, है ना, कथन में किस तरह की बात कही जाए इसको आपको ढंग से स्पष्टता से समझना है। विशेष में हम एक बात तो प्रतीकात्मक भाषा शैली का प्रयोग है, दूसरे में बात का मानवीकरण किया गया है, उपमा अलंकार का प्रयोग है, और इसके साथ ही तीन बातें हो जाती है। फिर एक सरल सा आपके ये पैराग्राफ आया, बहुत इजी सा आया ये भी, कि मैंने भक्ति के प्रस्ताव को अवकाश न देने के लिए कहा था। प्रस्तुत गद्यावतरण हमारी पाठ्य पुस्तक के भक्त महादेवी वर्मा द्वारा रचित भक्ति संस्मरण से लिया गया है, संस्मरणात्मक रेखा चित्र से लिया गया है, जिसमें महादेवी वर्मा जी ने भक्ति के साथ बिताए गए पलों के बारे में वर्णन किया है। अब शुरू होती है व्याख्या। भक्ति के प्रस्ताव को अवकाश न देने के लिए कहा
था, पर उसके परिणाम ने मुझे विस्मित कर दिया। विस्मित मतलब आश्चर्यचकित। मैंने भक्त से कहा था कि मेरे पास वहां जाकर के रुपया नहीं है। मैं आपको इससे पहले का संदर्भ बता रहा हूँ। इसके पहले क्या प्रसंग, किस प्रसंग में बात की गई है? महादेवी वर्मा से भक्त ने कहा, जब युद्ध बहुत ज्यादा भड़क रहा था, शहरों में युद्ध की विभीषिका ज्यादा थी, तो उसने कहा कि चलो मालकिन मेरे गांव चलते हैं, मैं वहां पर आपकी सारी व्यवस्था कर दूंगी। तो मालकिन ने कहा मेरे पास वहां जाकर रहने के लिए रुपया नहीं है। भक्तिन बहुत कंजूस थी, लेकिन महादेवी वर्मा के लिए रुपए को भी कुर्बान कर सकती है। इसका मतलब मेरे महत्व का पता लग जाता है। परिणाम ने आश्चर्यचकित कर दिया। क्या कहा उसने? भक्ति ने परम रहस्य का उद्घाटन करने की मुद्रा में अपना पोपलामू मेरे कान के पास लाकर होले होले बताया कि उसके पास 5 बीसी और 5 रुपया गड़ा रखा है, कि मेरे पास 105 रुपए रखे हैं। पोपलामू, बिना दांतों वाला मुंह, मेरे पास ला करके, और एक ऐसे कहा जिससे बहुत बड़े रहस्य का उद्घाटन करने वाली हो, उसी से वो सब प्रबंध कर लेगी। फिर आगे वो कहती है, फिर लड़ाई तो कुछ अमरोती खाकर आई नहीं है, युद्ध है जो अमर होकर तो आया नहीं। आज युद्ध प्रारंभ हुआ है, कल धीरे धीरे खत्म भी हो जाएगा, फिर वापस यही आ जाएंगे। जब सब ठीक हो जाएगा तब यही लौट आएंगे। भक्त इनकी कंजूसी के प्राण पूंजीभूत होते होते पर्वताकार बन चुके थे। पूंजीभूत चमकता। भक्त इनकी कंजूसी इतनी प्रसिद्ध हो चुकी थी, इतनी बड़ी हो चुकी थी, पर्वताकार हो चुकी थी, लेकिन ये उदारता का डायनामाइट, ये उदारता रूपी बम जब उसमें लगाया ना, मतलब इसने जो बड़ा दिल दिखाया, किसके लिए? महादेवी वर्मा के लिए, तो उसकी कंजूसी एक क्षण में चकनाचूर हो गई। मतलब महादेवी वर्मा का महत्व उसके जीवन में और ज्यादा था। तो सबसे पहले तो भाषा जो है सरल और सुबोध है। उसके अलावा यहाँ पर कुछ तत्सम शब्दावली का प्रयोग है, क्योंकि महादेवी वर्मा तत्सम शब्दावली लिखने में एक निपुण साहित्यकारा है ना। तो ये बात हो चुकी थी। और ये पूंजीभूत जैसे शब्द है ना, ये बहुत सारे और कुछ ग्रामीण भाषा के शब्दों का प्रयोग भी इसमें भक्ति के माध्यम से बताया गया है। गद्यांश में विशेष वैसे भी कम आता है। उसके बाद देखो आपके गद्यांश और पद्यांश बहुत छोटे हैं, जैसे आने चाहिए उससे। गद्यांश तो ज्यादा बड़े आते हैं, यहाँ तक आपके अंशहीन भी काफी छोटा आया। ये वाला पर एक बात देखी कि अगर 30-40 मन गेहूं उगाना है तो किसान 5-6 सेर अच्छा गेहूं अपने पास से लेकर जमीन में क्यारियां बनाकर फेंक देता है। अब आप खुद ही बताओ, काले मेघा पानी थे। प्रस्तुत गद्यावतरण हमारी पाठ्य पुस्तक के धर्मवीर भारती द्वारा रचित काले मेघा पानी दे नामक शीर्षक से लिया गया है, जिसमें जीजी और लेखक के बीच की वार्तालाप का वर्णन किया गया है। क्योंकि जीजी एक तरफ परंपराओं या पारंपरिक मान्यताओं को स्थान देने वाली एक धार्मिक महिला थी, तो लेखक वैज्ञानिक दृष्टिकोण का ऐसा व्यक्ति जो इनको अंधविश्वास कहता था। तो फिर जीजी उसको समझाती हुई कह रही है, यहाँ से व्याख्या प्रारंभ होती है कि अगर आपको कुछ पाना है तो कुछ खोना पड़ेगा। 30-40 मन गेहूं यदि उगाना है तो 5-6 सेर अच्छा गेहूं अपने पास से लेकर जमीन में क्यारियां बनाकर डालते हैं, उसको बुआई कहते हैं। यहाँ लेखक भी अपनी जगह पे सही है और जीजी भी अपनी जगह पे सही है। दोनों का अपना अपना एक विशेष तर्क है, लेकिन विश्वास का भी तो अपना एक सामर्थ्य होता है। ये जो सूखे हम अपने घर का पानी इन पर फेंकते हैं, वो भी तो बुआई है ना। और ये पानी गली में बोएंगे तो सारे गांव कस्बा, शहर कस्बा गांव पर पानी वाले बादलों की फसल आ जाएगी। इस प्रकार की बात किसने कही? जीजी ने। हम बीज बनाकर पानी देते हैं, फिर काले मेघा से पानी मांगते हैं। सब ऋषि मुनि कह गए कि पहले खुद दो तब देवता तुम्हें 4 गुना 8 गुना करके लौटाएंगे। भैया ये तो हर आदमी का आचरण है, जिससे सबका आचरण बनता है। कुल मिलाकर प्रत्येक व्यक्ति को राष्ट्र के कल्याण के लिए, राष्ट्र के उत्थान के लिए बहुत कुछ योगदान देना पड़ता है। अगर हर व्यक्ति एक दूसरे को सोचने लग जाए कि वो करेगा वो करेगा वो करेगा, इस तरह से कोई कुछ नहीं करता, तो राष्ट्र जो है वो आगे की ओर नहीं बढ़ सकता। कुल मिलाकर यहाँ पर जीजी ने त्याग के महत्व को उद्घाटित किया, इसको विशेष में लिखा जा सकता है। और कुल मिलाकर के किसी भी बात को उदाहरण के रूप में समझाने का एक तरीका है, ये दोनों विशेष में आ सकते हैं। कम समय में केवल हिंट के माध्यम से आपके पेपर की जांच के लिए आपको बताया जा रहा है, आप उतना ही ध्यान दें। देखो अब ये प्रश्न बहुत सरल आ गया, अगर अर्ध सरकारी पत्र होता तो थोड़ा कठिन होता, ये ज्यादा इजी है।
कर्मचारी चयन बोर्ड दिल्ली में विभिन्न पदों पर आवेदन आमंत्रित करने हेतु समाचार पत्र में प्रकाशनार्थ निर्धारित प्रारूप में एक विज्ञप्ति तैयार करनी है। आपने आरपीएससी की वैकेंसी देखी होगी अखबार में, ऊपर ही ऊपर तो आप क्या लिखोगे, राजस्थान सरकार, है ना, राजस्थान सरकार, ये ले उसी के उस पे आता है ना। और इसके नीचे जो है वो कर्मचारी चयन बोर्ड। अब कर्मचारी चयन बोर्ड और राजस्थान सरकार के अंडर में काम करता है कर्मचारी चयन बोर्ड। एक तरफ तो आते हैं पत्र क्रमांक और दूसरी तरफ आती है दिनांक। इन बातों को भी लिख दो। आपको लिखना क्या है, आपको लिखना है, क्या लिखना है, विज्ञप्ति लिखनी है। अब यहाँ पर आप विज्ञप्ति क्रमांक भी लिखोगे, क्योंकि पत्र तो चाहे आपने 5/2024 लिख दिया, 5वां पत्र गया 2024 में, लेकिन विज्ञप्ति मान लो दूसरी निकली हो तो विज्ञप्ति क्रमांक 2। और सीधी सी बात है, समस्त छात्र छात्राओं या जन साधारण को सूचित किया जाता है कि कर्मचारी चयन आयोग की ओर से 3rd ग्रेड शिक्षकों की भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं, जिसमें विज्ञान विषय के इतने, गणित विषय के इतने, अंग्रेजी विषय के इतने, इस प्रकार के पदों की संख्या दे रखी है। और फिर आजकल तो एक बहुत अच्छी बात और हो गई, जिसमें आपको विस्तृत विवरण नहीं देना, नीचे नोट डाल के लिख सकते हो। विस्तृत विवरण के लिए हमारी वेबसाइट www.कर्मचारीचयनायोग.com पर, मतलब कुछ भी आपको फिक्स एक्यूरेट वही थोड़ी देना है, आपको तो केवल उसका परफॉर्मा बताना है। और ये देखो यहाँ दिया, बस कोई सा भी स्कूल हो रामपुर में, स्काउटिंग प्रवृत्ति विकसित करने हेतु आवश्यक सामग्री क्रय करने हेतु निविदा लिखी है। आपको याद है टेंडर नोटिस है, इसमें भी निविदा क्रमांक वगैरह आते हैं। आपको जैसे मान लो पंखे खरीदने हैं, आपको कंप्यूटर खरीदना है, और ये भी आप लोगों को बताया भी गया था। एक तरफ तो क्रम संख्या लिख देते हैं, एक तरफ वस्तु का नाम लिख देते हैं, फिर उसकी अनुमानित राशि कितनी होती है, कितने रुपए का वो सामान हो सकता है। सभी स्कूलों के, यहाँ तो एक स्कूल का है केवल, है ना। और उसके अलावा फिर कितना उसको एडवांस मनी देनी पड़ेगी और कितने समय में ये सारा काम करना पड़ेगा। और नीचे जो है, अगर ये बड़े लेवल पे होता है, शिक्षा अधिकारी, यहाँ तक कि राज्यपाल, शिक्षा सचिव, अलग अलग चीजें आती है। लेकिन यहाँ केवल विद्यालय रामपुर में स्काउटिंग प्रवृत्ति विकसित करना है तो आवश्यक सामग्री है, तो आपको तो केवल स्काउटिंग की आवश्यक सामग्री लेनी है। ये ऐसे नोटिस इसलिए होते हैं क्योंकि संस्था खुद नहीं करके किसी से टेंडर, किसी को दे करके और फिर करती है। इसमें आप ये लिख सकते हो कि निविदा इतनी तारीख तक के लिए निविदा फॉर्म भरे जाते हैं और इस तारीख को टेंडर उसमें से निकलेगा, लॉटरी सिस्टम के द्वारा या कैसे भी, या बोली द्वारा, और फिर जो उपयुक्त व्यक्ति होगा उसको ये दे दिया जाता है। ये सब बातें आपको बताई गई है ऑलरेडी। फिर है इसमें ये अंतिम प्रश्न जो है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत साधारण सा प्रश्न है। ये इतना शॉर्ट में बताने के पीछे कारण ये है क्योंकि अब आपको कोई करना नहीं, कर आप चुके, केवल समझना है बात को। इसमें कुछ भी मैं नहीं बता सकता, इसमें आप कितना भी बड़ा लिख सकते हो। देखो पूछा है, बताया गया है 300 शब्दों का। देखो मेक इन इंडिया अभियान, हम लोगों ने डिजिटल इंडिया की बात की थी, लेकिन वो कहीं ना कहीं उससे जुड़ा हुआ है। मेक इन इंडिया अभियान वर्तमान समय में मोदी जी द्वारा, मतलब हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने मेक इन इंडिया पर बहुत ज्यादा जोर दिया है। अगर अपने देश में चीजें बनती है, यहाँ ला करके कोई व्यक्ति बनाता है, तो निश्चय ही भारत का विकास होगा, क्योंकि बहुत सारे टैक्सेस है। और उसके अलावा आप वो एक तो मेड इन इंडिया है, एक मेक इन इंडिया है। विदेशी कंपनी आकर के और भारत में किसी भी चीज को बनाती है तो उसका बहुत सारा प्रॉफिट भारत को मिलता है, रोजगार भारत में सृजित होते हैं। तो आप इसमें सबसे पहले तो आप जानते हो कोई सा भी निबंध हो उसमें क्या आ जाएगी, प्रस्तावना, अंत में क्या आ जाएगा, उपसंहार, ये अंतिम है। बीच में आप कुछ पॉइंट्स लिख सकते हो, कुछ पॉइंट्स में जो है मेक इन इंडिया और हम मेक इन इंडिया के लाभ और कहीं ना कहीं इसकी कुछ सीमाएं भी है वो लिख करके आप अंत इसका कर सकते हो। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बहुत अच्छा मुद्दा है, बरसों से चल रहा है, करंट भी है ना। तो इसके लिए आप यत्र नारेस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता यहाँ से प्रारंभ कर सकते हो। आपको बताया भी था एक फीचर में भी, उसमें भी आया था। तो आप महिला साक्षरता, महिला स्वावलंबन, ये सब इसी से रिलेटेड है। इसमें तो बहुत सारा लिखा जा सकता है, किस तरह से बेटियों ने वर्तमान समय में अपनी उपयोगिता सिद्ध करने के लिए कार्य किए।
है ना। और एक आदत डालो, अपने कुछ न कुछ लिखने की आदत डालो। अगर आप आगे भी भाषा के विद्यार्थी रहने वाले हो, आप आर्ट के कला के विद्यार्थी हो, तो बहुत कुछ सीखना पड़ेगा आपको। जितना अपने मन को विकसित रखोगे उतना ही फायदा होगा। रटी हुई बातें व्यक्ति को बहुत आगे तक ले जा सकती है, लेकिन सर्वोच्चता की ओर नहीं पहुंचा सकती। इसीलिए आपको बहुत सारी चीजें देखनी पड़ेगी। देखो, जैसे छोटी छोटी बातें, बेटी कौन होती है, माँ होती है, बहन होती है, पत्नी होती है, और कई प्रकार के रिश्तों को निभा करके भी जो राष्ट्र के लिए अपना योगदान करने को तत्पर रहती है। पुराने समय में महिलाओं की स्थिति कैसी थी, वर्तमान समय में महिलाओं की स्थिति कैसी है, इन सब बातों का कंपेयर करके इसमें बहुत सारा लिखा जा सकता है। सरकारी योजनाएं कौन कौन सी है और गैर सरकारी स्तर पर किस किस प्रकार के प्रयास किए जा रहे हैं, और सामाजिक स्तर पर कैसी स्थिति होनी चाहिए, ये सब लिख करके आप बहुत अच्छा निबंध इसमें लिख सकते हो। विद्यार्थी जीवन में अनुशासन की महत्ता, अनुशासन और विद्यार्थी का जीवन एक दूसरे के पूरक है। देखो, एक तो कोई भी बच्चा शुरुआत में शीर्षक की ओर चला जाता है तो वो थोड़ा सा पीछे रह जाता है एग्जामिनर की नजर से। यहाँ ये देख सकता है, सबसे पहले आपको अनुशासन को एक्सप्लेन करना पड़ेगा। व्हाट इज डिसिप्लिन? अनुशासन, अनु का मतलब पीछे, शासन का मतलब आप सत्ता जानते हो, तो सत्ता के पीछे पीछे चलना, सत्ता को फॉलो करना अनुशासन कहलाता है। और किस प्रकार से अनुशासन व्यक्ति के जीवन को बहुत आगे की ओर ले जाता है, ये भी आप आराम से कर सकते हो। पर्वतीय क्षेत्र की मेरी यात्रा, अब ये एक प्रकार का संस्मरण हो गया, एक तरह का इस पर रिपोर्ट आज लिखा जा सकता है कि किस प्रकार से किसी पर्वतीय क्षेत्र, कुल्लू मनाली वगैरह हिमाचल प्रदेश के बहुत सारे स्थान है जहां पर मैं गया और मुझे वहां पर कैसा महसूस हुआ। ये इसमें पॉइंट्स बहुत कम हो सकते हैं, लेकिन जैसे मान लो प्रस्तावना होगी, जाने की तैयारी कैसे कैसे की, हम रवाना हुआ तो रवाना होने के बाद कैसे भाव हमारे अंतर्मन में आ जा रहे थे, और ओवरऑल आपको किस तरह का अनुभव हुआ, और उपसंहार दे सकते हो। कुल मिला के सारे अच्छे थे, लेकिन अगर इन सब में से अगर कुछ ना कुछ लिखना हो तो इस पे आप सबसे ज्यादा लिख सकते हो। हर बच्चे का दृष्टिकोण अलग अलग है, हर बच्चे का सोचने का नजरिया अलग है। इस तरह से आप ये टोटल 19 प्रश्न कर चुके हो। ये प्रश्न हालांकि आप लोगों को जैसे बताना था और वैसे बताता भी इसलिए नहीं क्योंकि अब करना क्या है, 12th का एग्जाम आप दे चुके, लेकिन अपना आकलन करने के लिए, आपके मन को शांति के लिए, मन की शांति इसलिए भी जरूरी है क्योंकि हम अगले पेपर को और ज्यादा उत्साह के साथ कर सकते हैं। वैसे आपने अच्छा ही किया होगा, पेपर एवरेज और बिलो एवरेज भी था, लेकिन कुछ प्रश्न अंदर से पढ़ने वाले बच्चों के लिए ही थे। जो बच्चे 60, 70, 80 वाले हैं उनकी तो बात ही नहीं कर रहा मैं, लेकिन जो बच्चे 95 प्लस वाले, 95 to 100 की बात करते हैं, उन बच्चों के लिए ये पेपर बहुत अच्छा था। और जो 95 to 100 वाले बच्चे, उनको अंदर की पंक्तियां भी याद रहती है। तो निश्चय ही बच्चों, आप सही राह पर हो। सफलता धीरे धीरे आपके पीछे आ रही है, आप सफलता के पीछे नहीं जाओगे यदि आपने अपना दृष्टिकोण पॉजिटिव रखा। हमारा भी यही प्रयास रहेगा, अनवरत बार बार आपको बताते रहते हैं। ये जो प्लेटफॉर्म है, इस प्लेटफॉर्म का सबसे बड़ा मकसद है विद्यार्थियों की सतत प्रकार से मदद करना। किसी भी प्रकार की, आप केवल और केवल ऑनलाइन ही नहीं, अगर ऑफलाइन में भी आप लोग हमसे ऑनलाइन जुड़े हुए हो, ऑफलाइन कोटा आकर के हमारी किसी भी ब्रांच में एडमिशन करवाते हो, एडमिशन करवाने से लेकर के और आपको पूरी तरह से मोटिवेट करना, आपकी जो भी मदद हमसे हो सकती है वो करना, इन सब के लिए हम तैयार हैं। क्योंकि हमारा मकसद है शिक्षा को जन जन तक पहुंचाना, शिक्षा को सुलभ तरीके से पहुंचाना। क्योंकि तथाकथित रूप से बहुत बड़े नाम जो हुआ करते हैं, आप जानते हो, उसी के चक्कर में आज कोटा की स्थितियां इस प्रकार की हो गई। लेकिन उस भीड़ के अंदर से भी एक ऐसा संस्थान है जो काफी कम खर्च में आपको बहुत बड़ा देने की हैसियत रखता है। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। काफी बातें हो चुकी है, आशा है आपको इसका सॉल्यूशन अच्छा लगा होगा। यहाँ इसमें एक चीज आई थी, एक वो जो छोड़ा था उसमें आपने देख लिया होगा किस पारिभाषिक शब्दावली, उस पारिभाषिक शब्दावली में वो जो केवल और केवल एक मैंने उसमें से छोड़ा था, वो भी आसान सा है, उसको आप देख करके और सोल्व कर सकते हो, पता लगा सकते हो, गूगल से पूछ सकते हो। और वैसे भी कोई भी चीज कठिन नहीं होती जब हम लगातार अपनी सफलता के लिए प्रयास करते हैं, और प्रयास अनवरत होने चाहिए, चाहे गति कम हो। तो मिलते हैं,
अगले वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, समझते रहिए और आगे की ओर बढ़ते रहिए, क्योंकि निशान हेतु सफलता निश्चित है। धन्यवाद।